गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अर्थात स्केलर प्रोडक्ट क्या है पढ़ा था। आज हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या है पढ़ेंगे। क्यों कहते हैं ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि इसके बीच में क्या है, क्रॉस लग रखा है। ए क्रॉस बी को वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसलिए ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। ये क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। थीटा यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होता है, एंगल को क्या कहते हैं, थीटा क्या है यहाँ पे कहते हैं। एन कैप क्या होती है, ए क्रॉस बी कंबाइंड रूप में, कंबाइंड रूप में ए क्रॉस बी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ए क्रॉस बी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी भी, यहाँ पे होगी। और ये ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर लेना है तो आपको क्या करना है, आउटसाइड लेना है, मतलब मोबाइल स्क्रीन के क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना। एन कैप क्या है, यहाँ पे ए के परपेंडिकुलर मतलब मोबाइल स्क्रीन के बाहर ले लो, बी के परपेंडिकुलर मतलब मोबाइल स्क्रीन के बाहर ले लो, तो ए और बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एन कैप क्या होता है अभी, ए और बी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ए क्रॉस बी को आपने वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो मैंने क्या मान लिया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है, यदि आपके पास में वेक्टर ए इक्वल, कैपिटल ए लिख लो, कैपिटल ए इक्वल क्या है, A1 E1, A2 E2, क्या है, A3 E3, ये वेक्टर ए की वैल्यू है। वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास में है B1 E1 प्लस B2 E2 प्लस B3 E3। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, वेक्टर बी की वैल्यू है। तो मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो मैं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करता हूँ, डिटर्मिनेट फॉर्म से फाइंड करता हूँ। फर्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं अपन, यूनिट वेक्टर। ए और बी के यूनिट वेक्टर कौन है, E1 E2 और क्या है, E3। सेकेंड लाइन में क्या लिखते हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट। वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3 लिख दिया। थर्ड लाइन में क्या लिखते हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट। वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या है, B1 B2 B3। तो मैं ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेट से भी क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ऐसा आपको क्या है पता है। हाँ, सी एक वेक्टर है, तो वेक्टर सी को ऐसे लिख सकते हैं, C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस डिटर्मिनेट की सहायता से जो सी है अर्थात ए क्रॉस बी है, उसकी वैल्यू क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कोने वाला एलिमेंट E1, फिर क्या करेंगे, A2 को B3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 B3, B2 को A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 B3, फिर क्या कर लेंगे, E2 लेंगे प्लस E2, प्लस ले रहे हैं तो A3 को क्या करेंगे, B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A3 को B1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करेंगे, A1 को B3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस E3 ले लिया, E3 कोने वाला एलिमेंट है, रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे। A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को क्या करेंगे, B1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास में वेक्टर C की क्या है, वैल्यू क्या है, आ गई। अब इस वेक्टर C की दोनों टर्म को क्या करने पर, आपस में क्या करने पर, कंपेयर क्या है करने पर। आइए दोनों टर्म को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर क्या है करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर E1 का कोफिशिएंट क्या है, C1 है। यहाँ पर E1 का कोफिशिएंट कितना है, ये है। तो C1 इक्वल बताओ, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर E2 का कोफिशिएंट कितना है, C2।
यहाँ पर E2 का कोफिशिएंट ये है, तो C2 बराबर ये बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। C3 का कोफिशिएंट यहाँ पे, E3 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है C3, यहाँ पे E3 का कोफिशिएंट ये है, तो C1 C2 C3 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे दो कांस्टेंट काफ़ी यूज में आएंगे, किसके अंदर, कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर। एक तो कल आपको क्रोनेकर डेल्टा बताया गया था। क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 1 और क्या होती है, 0 होती है। क्रोनेकर डेल्टा कितने इंडेक्स का था, 2 इंडेक्स का था, आई और जे का। अब मैं दूसरा कांस्टेंट और ले रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, इप्सिलॉन आई जे की। दूसरा कांस्टेंट कौन है, इप्सिलॉन आई जे की। इसका नाम क्या है, परमुटेशन सिंबल। इसका नाम क्या है, परमुटेशन सिंबल। इंडेक्स कितनी होती है इसके अंदर, 3। और इस इप्सिलॉन आई जे की वैल्यू भी कितनी होती है, 3 वैल्यू होती है। इप्सिलॉन आई जे की कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू। एक तो वैल्यू क्या होती है 1, दूसरी वैल्यू क्या होती है -1, और तीसरी वैल्यू क्या होती है 0। इप्सिलॉन आई जे के कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं। कोई भी पूछ ले तो तुरंत बता देना है। हाँ, 3 मान किस तरीके से होते हैं, एक तो वैल्यू होती है इसकी 1, दूसरी वैल्यू होती है -1, तीसरी वैल्यू क्या होती है 0। 1 वैल्यू कब होती है, जब इवन परमुटेशन हो, मतलब साइकिल ऑर्डर के अंदर हो। साइकिल ऑर्डर होने का मतलब क्या है, आपके पास में इप्सिलॉन किस तरीके से हो, इप्सिलॉन 1 हो, यहाँ पे 1 लिखना, 2 हो और क्या हो 3 हो, लगातार चल रहा है 1 2 3, या फिर क्या हो 2 आ जाए पहले, 3 आ जाए, 1 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 3 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। बताओ 1 2 3 का साइकिल टूट रहा है क्या, बताओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3, या फिर क्या लिखो 3 2 1, साइकिल टूट रहा है क्या, नहीं। या फिर क्या लिखो 3 1 2। अगर 1 2 3 क्या है, साइकिल ऑर्डर में ही हो, तो इप्सिलॉन 1 2 3 2 3 1 3 1 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। दूसरा, इप्सिलॉन आई जे की वैल्यू -1 रहेगी, कब, जब ये क्या हो, ओड परमुटेशन हो। ओड परमुटेशन का मतलब क्या है, एंटी साइकिल, मतलब 1 के बाद में 2 नहीं आए, क्या आ जाए, डायरेक्ट 3 आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओड परमुटेशन, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। जैसे आपने पहले 1 लिखा, फिर 1 के बाद में 2 नहीं लिखने के बाद में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। आपके पास में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, बताओ ये साइकिल ऑर्डर में है क्या, 3 2 1 नहीं है, 3 के बाद में 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, ये साइकिल ऑर्डर में नहीं है, एंटी साइकिल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। इसी तरीके से इप्सिलॉन क्या है, 2 और 2 के बाद में 1 और 3, 2 के बाद में 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। तीसरा, डू नॉट फॉर्म परमुटेशन, अर्थात 2 क्या आ जाए, सेम आ जाए, 2 क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस इप्सिलॉन आई जे की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे 1 1 2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, इप्सिलॉन 2 2 3, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इप्सिलॉन 1 3 3, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इप्सिलॉन 3 1 2, इसकी वैल्यू बताओ क्या रहेगी, 3 के बाद में 1 आ रहा है, 1 के बाद में 2 आ रहा है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1। इप्सिलॉन 2 3 1, इसकी वैल्यू बताओ कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1। इप्सिलॉन 3 2 1, इसकी वैल्यू बताओ क्या रहेगी, 2, 3 के बाद में 1 आना चाहिए था, आ रहा है 2, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। परमुटेशन वाली बात समझ में आ गई होगी। परमुटेशन की वैल्यू कब होगी 1, जब वो साइकिल में हो, -1 कब होगी, जब वो एंटी साइकिल में हो, 0 कब होगी, जब 2 क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ध्यान दीजिए, C1 बराबर आपके पास में ये था, इसको आपने लिख दिया इप्सिलॉन 1 जे के ए जे बी के। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या इस टर्म को, हाँ भाई, इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। 1 तो यहाँ पे फिक्स है, बचा कौन, जेके, बचा कौन, जेके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा, जेके। अब मैं इस जेके की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, एक तो ले लिया आपने, 1 तो ले लिया,
इस जेके को आप क्या ले सकते हैं, एक तो 2 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यहाँ पे जे था तो ए के नीचे जे लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया A2, ठीक है। यहाँ पे के था तो बी के नीचे के, अगर यहाँ पे 3 होगा तो बी के नीचे क्या लिखूंगा मैं 3, बोलो लिखूंगा नहीं लिखूंगा, प्लस एप्सिलॉन। जरूरी थोड़ी है भाई 1 तो फिक्स है, जरूरी थोड़ी है मैं जेके को 2 3 लिखूं, मैं तो 3 2 लिखूंगा। जरूरी थोड़ी है भाई जेके को मैं क्या करूं 2 3 लिखूं, नहीं 3 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जे क्या करना है, ए के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये बीच वाला है ना वो ए के नीचे लिखना है, और लास्ट वाला क्या करना है अभी, बी के नीचे लिखना है। लास्ट वाला कितना है 2। एप्सिलॉन आई जे के साइकिल ऑर्डर में है क्या, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा A2B3। हाँ ये साइकिल ऑर्डर में है क्या, 1 के बाद में 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया एंटी साइकिल हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 A3 और क्या हो जाएगा B2। बताओ C1 को ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं तो इसको एप्सिलॉन की फॉर्म में हम ऐसा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है बात। इसी तरीके से C2 को क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन 2 JK AJ BK। खोलना चाहे इसको, बताओ एप्सिलॉन 2 तो फिक्स है, तो फिर JK को क्या दे सकते हैं 1 और 3, या फिर 3 1 जो आपकी इच्छा है। तो मैं इसको क्या दे देता हूँ 3 1 दे देता हूँ, साइकिल ऑर्डर में हो गया। अगर बीच वाला क्या करना है, ए के नीचे लिखना है, तो बीच वाला कितना है 3, फिर क्या लिखोगे आप, लास्ट वाला क्या लिखना है, बी के नीचे लिखना है कितना 1। अब जरूरी थोड़ी है भी एप्सिलॉन 2 ये तो फिक्स है, 3 1 लिखा, जरूरी थोड़ी है 3 1 ही लिखे, 1 3 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए के नीचे 1 और बी के नीचे कितना 3। क्या ये साइकिल ऑर्डर में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू A3B1, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंटी साइकिल है, 2 के बाद में 3 आना चाहिए था, 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -A1B3। बताओ ये C2 वाली बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से मैं C3 को क्या लिख सकता हूँ, C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन 3 JK AJ BK क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और 1 क्या है, ये फ्री इंडेक्स है, 2 2 यहाँ पे क्या फ्री इंडेक्स है, 3 3 क्या है यहाँ पे फ्री इंडेक्स है। तो मैं इस 1 2 3 को क्या लिख दिया मैंने, I लिख दिया। देखो 1 1 लूँगा तो ये पहला बन जाएगा, 2 2 लूँगा तो दूसरा बन जाएगा, 3 3 लूँगा तो ये तीसरा बन जाएगा। तो ये CI क्या है, इस तरीके से आ गया। CI यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर C है ना, और वेक्टर C क्या है, A क्रॉस B है, वेक्टर C क्या है, A क्रॉस B है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, वेक्टर A क्रॉस B का क्या आ गया, इंडेक्स नोटेशन क्या है, आ गया। क्या आ गया मित्रों, ये वेक्टर A क्रॉस B का क्या है, इंडेक्स नोटेशन आ गया। तो अपने को A क्रॉस B का इंडेक्स नोटेशन याद रखना है। A क्रॉस B का इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, एप्सिलॉन IJK। एप्सिलॉन IJK को क्या कहते हैं, परमुटेशन सिंबल, और इसकी 3 वैल्यू होती है 1 -1 और 0। अगर ये बीच वाला J है ना वो किसके नीचे लिखना है, A के नीचे, और लास्ट वाला है ना वो किसके नीचे लिखना है, B के नीचे। इसे क्या कहते हैं, A क्रॉस B का इंडेक्स नोटेशन क्या है, कहते हैं। इंटरनल प्रोडक्ट, अगर वेक्टर A और B के इंडेक्स क्या है, अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल प्रोडक्ट। एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या है, कहेंगे। इंटरनल प्रोडक्ट किसे कहेंगे, A और B के इंडेक्स क्या है, सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल प्रोडक्ट क्या है, हम कहेंगे। अपने को अभी तक ध्यान रखना है, क्या याद रखना है अभी बताओ, A.B, वेक्टर A.B, इसे क्या कहते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसे इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते हैं, A.I.B.I क्या करते हैं, अपन लिखते हैं, ठीक है। A क्रॉस B क्या कहते हैं बताओ दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट भी है। क्या नाम है इसका, वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे हम क्या है, कहते हैं। इसको इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन IJK। एप्सिलॉन IJK को क्या कहते हैं, परमुटेशन सिंबल कहते हैं। J आपको कहाँ पे लगाना है, A पे, और K कहाँ पे लगाना है आपको, B पे।
इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स, किसके अंदर, इंडेक्स नोटेशन के अंदर। इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, किसके अंदर, इंडेक्स नोटेशन के अंदर। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को क्या करने हैं, ढंग से क्या करने हैं, याद क्या है, रखने हैं। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।